गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इधर चलिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्विकली रिकॉल करवा दूं। आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है दैट इज बॉन्डिंग थ्योरीज, एंड द मेन पर्पस टू डेवलप दीज बॉन्डिंग थ्योरीज इज टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। आप सब लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड बचपन से ये नाम सुन रहे हो आप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में शुरू से आपको ये मालूम था कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्लास 11th में सीखे। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है वो आपने समझा। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि दो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दो एक दूसरे के न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में ले आते हैं। ठीक है, जब तक कोई एटम अनबॉन्डेड होता है, नॉन बॉन्डेड होता है, तब तक उसका अपना इलेक्ट्रॉन उसके अपने न्यूक्लियस से ही अट्रैक्ट हो रहा होता है। लेकिन जब किसी एटम का अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के न्यूक्लियस से भी उतना ही अट्रैक्ट होने लग जाएगा जितना उसके खुद के न्यूक्लियस से हो रहा है, तब हम कहेंगे दैट इलेक्ट्रॉन बिकम कॉमन टू बोथ द न्यूक्लियाई। और इसी कॉन्सेप्ट को हम शेयरिंग बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। बट ये म्यूचुअल शेयरिंग तभी पॉसिबल हो पाती है जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। एंड ये ओवरलैपिंग भी दो तरह की हो सकती है। इट कैन बी अ सिग्मा ओवरलैप और इट कैन बी अ पाई ओवरलैप, यानी कि हेड ऑन ओवरलैप भी हो सकता है और साइड वाइज ओवरलैप भी हो सकता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले ही इस चैप्टर में पढ़ चुके थे। फिर हमें फर्दर बॉन्डिंग थ्योरीज में पढ़ना क्या था। बॉन्डिंग थ्योरीज में हमें फर्दर ये पढ़ना था कि व्हाट आर द एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड। एनर्जी किस तरह से कम होती है, ज्यादा होती है, प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट होता क्या है उसे हमें विजुअलाइज करना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था दो थ्योरीज डेवलप करी गई, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं और उसके बारे में आप लोगों को डिक्टेट भी कर चुका था। एक बार वो क्विकली रिकॉल करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927, और अकॉर्डिंग टू दिस वीबीटी हिटलर एंड लंदन ने हमें बताया कि दो एटम्स अगर अपने बीच में म्यूचुअल शेयरिंग करना चाहते हैं तो ये तो फैक्ट है कि डेफिनेटली दे नीड टू अप्रोच ईच अदर। लेकिन उनके अप्रोच को इनिशिएट करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि दो एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट भी कर दें, तो एटलीस्ट देयर शुड बी सम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स। कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए दो एटम्स के बीच में। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस किन एटम्स के बीच में होती हैं, क्या ये अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर डोमिनेट करती हैं या नहीं करती, वो सारा कॉन्सेप्ट हमें बीबीडी ने बताया। मैंने कल आपको फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एग्जांपल को लेकर ये बताया था कि दो आइसोलेटेड एटम्स के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स किस टाइप की होती है कि एक एलिमेंट का न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। रिपल्सिव फोर्स होती है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। तो दो अप्रोचिंग एटम्स के बीच में, दो आइसोलेटेड एटम्स के बीच में डेफिनेटली कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। बट द मेजर कंसर्न वुड बी दैट कि कौन सी फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड ग्रेटर, वही डिसाइड करेंगी कि अल्टीमेटली बॉन्ड बनेगा या नहीं। ठीक है, अगर दो आइसोलेटेड एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हुआ देन द रिपल्सिव फोर्सेस, then definitely the atoms will start approaching each other under the influence of attraction. और अगर दो आइसोलेटेड एटम्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हुआ, शुरू से ही पहले से ही रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो फिर ऐसे दो एटम्स कभी पास आएंगे ही नहीं। ऐसे दो एटम्स तो उस प्रोसेस को भी इनिशिएट नहीं करेंगे और इसीलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे भी नहीं नेचर में। बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचर में मोनो एटॉमिक ही एग्जिस्ट करते रहते हैं, वो डाई एटॉमिक नहीं बन पाते। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर H2 तो बना लेते हैं, लेकिन हीलियम हीलियम कंबाइन होकर हीलियम 2 नहीं बना पाते, या कोई भी नोबल गैसेस आपस में अपने साथ भी कंबाइन नहीं हो पाती। तो उसका क्या रीजन होगा? अगर आपसे पूछा जाए ना कि अकॉर्डिंग टू वीबीडी जस्टिफाई व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म, तो आप बस इतना बोलेंगे बिकॉज बिटवीन द टू आइसोलेटेड हीलियम एटम्स already the repulsive forces are greater than the attractive forces, and that's why the helium atoms never start approaching each other. वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते अप्रोच करना एक दूसरे की तरफ। तो ये याद रखिएगा, अगर दो आइसोलेटेड एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वो पास आएंगे, बॉन्ड बनेगा। अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वो पास नहीं आएंगे, बॉन्ड कभी बनेगा। अब मान लीजिए दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, उन्होंने पास आना स्टार्ट कर दिया, तो एक क्वेश्चन ये अराइज भी होता है कि कब तक पास आएंगे, क्या वो कभी रुकेंगे, किस लेवल तक उसका इंटरपेनिट्रेशन होगा, वो भी हमें डिसाइड करना है। तो हिटलर एंड लंदन ने ये भी बताया कि अगर दो एटम्स के बीच में इनिशियली अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, रिपल्सिव फोर्सेस कम है, तो डेफिनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन वो धीरे धीरे पास आएंगे।
लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर दो एटम्स पास आएंगे तो उनके न्यूक्लियाई भी तो पास आएंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो पास आएंगे, तो पास आने की वजह से धीरे धीरे उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। और एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी जब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ते बढ़ते अट्रैक्टिव फोर्सेस के बराबर हो जाएंगी। उसी स्टेज को हम कंसिडर करेंगे कि द कोवेलेंट बॉन्ड हैज बीन फॉर्म। तो किसी भी दो नॉन मेटल्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग उस वक्त पूरी हो चुकी होती है, उस वक्त उनके बीच का बॉन्ड बन चुका होता है जब दो एटम्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस जस्ट बैलेंसेस द रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन ये जो सिनेरियो है ना अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस के बराबर होने का, ये ओवरलैपिंग से पहले कभी भी अटेन होगा। ये होगा तभी जब एटम्स ओवरलैप कर चुके होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी दो एटम ओवरलैप भी नहीं करे थे, बस पास पास थे और उनके अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो। ठीक है, यही चीज वीबीटी ने फाइंड आउट करी कि ओवरलैपिंग तो नेसेसरी कंडीशन है ही, ओवरलैपिंग के बिना तो होगा ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। लेकिन ओवरलैपिंग भी किस हद तक होगी, किस लेवल तक होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस स्टेज पे जाके दो चीजों की अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हो जाएंगी। जिस स्टेज पे दो एटम्स के बीच के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, उस स्टेज पे एटम्स एक दूसरे के साथ लॉक्ड हो चुके होंगे। अब ना आप उन्हें और पास ला पाओगे, ना आप उन्हें और दूर ले जा पाओगे विदाउट गिविंग एनी एनर्जी। एनर्जी देकर तो हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अब वो एक लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे मैक्सिमम स्टेबल स्टेट पे आ चुके। ठीक है, सो वीबीटी इज जस्ट दैट। वीबीटी पे बेस्ड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस वीबीटी का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा कि दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। सही है, और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि दो एटम्स तब तक ओवरलैप करेंगे या तब तक एक दूसरे को अप्रोच करेंगे जब तक उनके बीच के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस नहीं हो जाए। देखिए, जो कुछ भी हमें वीबीडी ने बताया ना, दैट वाज परफेक्ट। इसमें कोई गलती नहीं थी, कोई ड्रॉबैक नहीं था वीबीडी का। मतलब इस कॉन्सेप्ट में जो अब तक मैंने बताया वहां तक तो कुछ गलत नहीं था। लेकिन द ओनली कंसर्न अबाउट वीबीडी वाज दैट, द ओनली ड्रॉबैक लिमिटेशन ऑफ वीबीडी वाज दैट कि इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अस कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं या रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं? काउंट करने से भी नहीं पता चलता। कल मैंने हाइड्रोजन का आइटम दिया था आपको, आपको याद है दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी थी? देयर वर टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के बीच में, न्यूक्लियस ऑफ बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के बीच में। काउंटिंग वाइज तो दो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, बट रिपल्सिव फोर्सेस भी तो दो थी, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो काउंटिंग में मत जाइए, ये मत सोचिए जिसका नंबर ज्यादा है वही ज्यादा होगी। यहाँ पे दोनों का नंबर बराबर था, दो अट्रैक्टिव एंड दो रिपल्सिव। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज्यादा है, कौन ग्रेटर, कौन लेस है, उस बात पे डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन के केस में हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा ही रही होंगी, तभी नेचर में H2 बन जाता है। ठीक है, तो प्रिजम्पशन से काम नहीं चलेगा। प्रिजम्पशन से तो हम सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सप्लेन कर पाएंगे जो हमें ऑलरेडी मालूम है कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स के लिए हमें नहीं मालूम कि वो नेचर में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते, जैसे मैंने कल ही आपसे एग्जांपल पूछा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से H2 तो बनता है, लेकिन क्या बोरॉन और बोरॉन के कॉम्बिनेशन से B2 बनता है? क्या आप में से किसी को मालूम है कि बोरॉन डायटोमिक एग्जिस्ट करता है या मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट करता है? तो नहीं मालूम हुआ शायद। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए दो बोरॉन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर हैं या रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर हैं, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ वीबीडी कि it did not provide us any method to calculate the magnitude of the attractive forces and the repulsive forces between two approaching atoms. और इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो बताइए सब लोगों को वीबीडी से रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? शैल वी स्टार्ट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, वो बताइए कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डाल लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सेकंड लास्ट रो में सबसे अंदर चले जाओ, सेकंड लास्ट, आगे से जाओ, वहां से आ नहीं पाओगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दक्ष ये दो क्लोज कर दीजिए, या चलिए खुली रखिए लाइट में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही डिटेल्ड थ्योरी है। हेडिंग डाली सबने, लिखे इसके बारे में। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, the molecular orbital theory
was developed. The molecular orbital theory was developed by Hund and Mulliken. Hund and Mulliken. Hund, ये नाम सुना है आपने? Hund's rule of maximum multiplicity भी मैंने आपको atomic structure में पढ़ाया था. This is the same scientist, Hund and Mulliken, in 1932. Hund and Mulliken in 1932, in order to overcome the drawbacks of the valence bond theory. This theory is based upon the linear combination. This theory is based upon the linear combination of atomic orbitals method. This theory is based upon the linear combination of atomic orbitals method. इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो LCAO method. This is linear combination of atomic orbital, LCAO. शॉर्ट में इसे LCAO बोलते हैं, linear combination of atomic orbitals. The main postulates of this theory are अब मेन postulates of this theory R के अंडर मैं एटलीस्ट आपको 5 और 6 postulates लिखवाऊंगा. उन postulates को हम एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझेंगे. बस पहला एग्जांपल समझते ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और फिर आगे के एग्जांपल्स की हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी. ठीक है, तो एक एक करके वो postulates पॉइंट वाइज देखेंगे. पहला postulate लिखिए, during the formation of a covalent bond, the atomic orbitals of two isolated atoms during the formation of a covalent bond, the atomic orbitals of two isolated atoms need to approach each other linearly, till they overlap to form the molecular orbitals. Till they overlap to form the molecular orbitals. Till they overlap to form the molecular orbitals. Second postulate देखिए. The total number of molecular orbitals formed. अब देखो एक चीज ध्यान से सुनिए, listen to me first. इस मैं 6 postulates बोलने वाला हूं और हर बार मैं बार आपको molecular orbital और atomic orbital वर्ड बोलूंगा, डिक्टेट करूंगा. तो इन्हें शॉर्ट में आप MO और AO लिख लिया करें. molecular orbital, और अगर मैं molecular orbitals बोलूं तो apostrophe लगा के SB लगा दीजिएगा. तो molecular orbitals and atomic orbitals को शॉर्ट में आप MO और AO लिखिएगा, थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि मैं बार बोलूंगा. सो मैंने बोला आपको the total number of molecular orbitals formed is equal
या are equal to the number of atomic orbitals combined, are equal to the number of atomic orbitals combined, equal to the number of atomic orbitals combined. Third postulate लिखिए, out of the total number of molecular orbitals formed, out of the total number of molecular orbitals formed, out of the total number of molecular orbitals formed, formed के आगे कॉमा लगाइए, half are bonding molecular orbitals, half are bonding molecular orbitals, bonding MO, bonding molecular orbitals, while the other half are anti-bonding molecular orbitals, while the other half are anti-bonding molecular orbitals, while the other half are the anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals. कोई पॉइंट मिस हो जाए किसी का तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा. तो ये क्लियर है, लिख लिया कंप्लीटली. फोर्थ पोस्टुलेट लिखिए, the bonding molecular orbitals, the bonding molecular orbitals are always formed under the influence of, are always formed under the influence of the dominating attractive forces, influence of the dominating attractive forces between two atomic orbitals, between two atomic orbitals, between two atomic orbitals, while the antibonding molecular orbitals, while the antibonding molecular orbitals are always formed the antibonding molecular orbitals are always formed against the repulsion between the two atomic orbitals, against the repulsion between the two atomic orbitals. Next postulate लिखिए, चार हो गए ना, दिस इज द फिफ्थ वन जो मैं बोलूंगा. लिखिए, the bonding molecular orbitals are lower in energy, and they tends to stabilize the bond. The bonding molecular orbitals are lower in energy and they tends to stabilize the bond. They tends to stabilize the bond. However, the antibonding molecular orbitals, are higher in energy, antibonding molecular orbitals are higher in energy, and they tends to destabilize the bond.
they tends to destabilize the bond. And finally, we reach to the last postulate, postulate number 6. आखिरी postulate में लिखिए, the filling of electrons. Sir, The filling, yes. sir, fifth postulate के बाद destabilize के बाद बोल दीजिए एक बार. फिफ्थ postulate में destabilize के बाद मैंने शायद लास्ट लाइन में बोला था destabilize the bond, बस destabilize the bond. Okay, sir. Last postulate लिखिए, the filling of electrons in the molecular orbitals, the filling of electrons in the molecular orbitals is also governed by the same rules, is also governed by the same rules as those for atomic orbitals, as those for atomic orbitals, atomic orbitals. That is के आगे कॉमा लगा लगा के ना 3 नेम्स लिखने, अफबाउस प्रिंसिपल, AUFBAU, अफबाउस प्रिंसिपल, Pauli's principle, and Horn's rule. सारे पोस्टुलेट मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू. बताइए, सारे के सारे पोस्टुलेट लिख लिए? किसी का कोई बीच में पोस्टुलेट, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ? रिटर्न एवरीबॉडी? यस सर. Yes. चलिए, आप देखिए इस थ्योरी को समझते हैं, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि ये जो मैंने 6 पोस्टुलेट्स लिखवाए ना, यू आर नॉट सपोज टू लर्न दैट. आपको इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको याद हो ही जाएगी, अपने आप ही हो. आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना. लर्न इसलिए नहीं करने कि एग्जाम में कभी नहीं बोला जाएगा आपसे कि पोस्टुलेट लिख कर दिखाइए या कुछ, ठीक है, बट इसका कॉन्सेप्ट जरूर आपको पता होना चाहिए. बिकॉज अगर मैं ये नहीं लिखवाता तो आपको इन पे बेस्ड जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं, वो समझ में नहीं, ठीक है. सो समझने के लिए हमने ये पोस्टुलेट्स लिखे हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे. देखिए, इन पोस्टुलेट्स को समझने के लिए वैसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा, बट वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो हमने वीबीडी में भी देखा था. आप देखते हैं एमओडी क्या बताती है उसके बारे में. तो हेडिंग डालेंगे आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2. बस. अब इस हेडिंग के बाद आपको अभी कुछ नहीं नोट करना, सिर्फ बोर्ड पे देखिए, ठीक है. बोर्ड पे देखिए, साथ साथ में नोट मत करिएगा. यू ऑल नो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यानी कि हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. सही है. देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करनी है, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझना है, तो आपको डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा. आपको डायग्राम्स बनाने होंगे हर मॉलिक्यूल. तो व्हाइल ड्राइंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम क्या करते हैं, 2 इमेजिनरी लाइंस बनाई, डॉटेड लाइंस, एक डिस्टेंस पे. दोनों जो डॉटेड लाइंस बनाई है, उनके आइदर साइड आप बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में उन एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर ओवरलैप से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. लीनियर ओवरलैप मतलब एक एटम अगर दूसरे एटम से बॉन्ड बनाना चाहता है तो लीनियरली स्ट्रेट लाइन पाथ में उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा, तब तक जब तक वो ओवरलैप ना कर. और जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं, तो फिर ओवरलैप करने के बाद एक नेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है. ठीक है, देखिए ध्यान से. यहां से आया हाइड्रोजन ए, सपोज करो इसे हाइड्रोजन ए ले लेते हैं, यहां से आया हाइड्रोजन बी. देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है 1s1, जिसे हम ऐसे बनाएंगे, दिस इज 1s1 ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल. यहां से आ रहा है दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो 1s1.
ये HB है, सही है। ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहते हैं, सही है। VBD का ड्रॉबैक क्या था? VBD ने हमें ये बताया था बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर दो चीजों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, ऐसे एटम्स पास आएंगे। बट द ड्रॉबैक वाज दैट कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं या रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं, उसे कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं बता पाई थी VBD। ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंगली इवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आपको कोई तरीका नहीं बताएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हमें ये नहीं बताएगी कि हम ये कैसे पता लगाएं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है या रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे आप डिसाइड जरूर कर पाओगे कि अल्टीमेटली बॉन्ड बनेगा। हमारा मेन पर्पस तो यही है ना कि ये जानना कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। चाहे हमें ये नहीं मालूम कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है या रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, बट स्टिल फाइनल कंक्लूजन इज दैट कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा ये पता चलना चाहिए। तो वो चीज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जरूर समझाएगी। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको नहीं मालूम कि दो चीजों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं या रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं, तो आप दोनों केसेस एक एक करके प्रिज्यूम करो। एक बार ये मान लो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थी और ये पास आए, और एक बार ये भी मानेंगे कि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा थी, ये पास नहीं आना चाहते। हम दोनों केसेस कंसीडर करेंगे सेम डायग्राम में। देखिए, एक बार ये मानते हैं कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, तो बताइए अगर दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो वो खुद ही पास पास आने लगेंगे और पास आके ओवरलैप कर जाएंगे और उनके ओवरलैपिंग से बनेगा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जब ये अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में खुद ही पास आएंगे, तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल बनना चाहिए या हायर एनर्जी ऑर्बिटल बनना चाहिए? सर लोअर एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि जब दो चीजें अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में खुद ही पास आ रही हैं, हमें पास लाना नहीं पड़ रहा, अपने आप ही पास आ रही हैं, तो इसका मतलब एक स्टेबल सिस्टम बन रहा है। क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ ही कोई खुद जाता है, ठीक है। अनस्टेबिलिटी की तरफ कोई खुद नहीं जाता, हमें जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, बट स्टेबिलिटी की तरफ तो कोई खुद ही जाता है, और स्टेबल चीज हमेशा लो एनर्जी। तो एक बार मान लेते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन दे स्टार्टेड अप्रोचिंग ईच अदर। तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, और पास आके जब ये ओवरलैप कर जाते हैं तो इनके ओवरलैपिंग से बनता है एक लोअर इन एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से, अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो ये खुद पास आएंगे और ओवरलैप करके एक लोअर इन एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों से नीचे बनाया मैंने, बिकॉज ऊपर जाने में एनर्जी इंक्रीज होती है, सही है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या एंटी बॉन्डिंग होगा? बॉन्डिंग, क्योंकि ये खुद ही पास आए हैं अपनी मर्जी से, दे टेंड्स टू स्टेबलाइज द बॉन्ड, ये बॉन्ड को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। लोअर एनर्जी पे है, इसका नाम होगा सिग्मा 1s, क्योंकि 1s और 1s के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग, और हेड ऑन ओवरलैपिंग होने के बाद जो अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया ना, उसका नाम है सिग्मा 1s। ये बीच में बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन एक बार ये भी मान लेते हैं कि हो सकता है इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा रही हो। अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो बताओ एटम्स पास आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं। लेकिन हम हाइपोथेटिकली एज्यूम करेंगे कि अगर दो चीजें के बीच में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो भी हम उन्हें फोर्सफुली पास लाएं। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि दो चीजों के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा थी, इमेजिन करो उन्हें फोर्सफुली पास लाया गया और जबरदस्ती ओवरलैप करवा दिया। तो अगर आप फोर्सफुली पास लाए, जबरदस्ती ओवरलैप करवा दिया, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन तो गया लेकिन वो हायर एनर्जी पे होगा, ठीक है। तो हम एक फोर्सफुल कंडीशन भी प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हाँ, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम इन्हें फोर्सफुली पास लाए और इन्हें ओवरलैप करवा दिया, और इनके ओवरलैपिंग से बन गया एक हायर इन एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एस्ट्रिक्स का सिंबल बना देते हैं, एक जो कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है ना, एस्ट्रिक्स का सिंबल, वो बना देते हैं, ठीक है। तो जिस पे एस्ट्रिक्स नहीं लगा हुआ वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जिस पे एस्ट्रिक्स लगा हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखो, आपको दोनों केसेस प्रिज्यूम कर, हर एक, अभी तो मैं हाइड्रोजन के डायग्राम से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बहुत सारे डायग्राम्स हम बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी दो एटम्स के बीच में हमें नहीं मालूम कि अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, तो हम दोनों केसेस प्रिज्यूम करेंगे। एक बार मानेंगे कि अट्रैक्शन ज्यादा था, वो खुद ही पास आए और लोअर एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया। एक बार मान लेंगे कि रिपल्शन ज्यादा था, हम उन्हें जबरदस्ती पास लाए और हायर इन एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। तो हमने दोनों केसेस प्रिज्यूम कर लिए, ये अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में खुद बना, ये रिपल्शन के अगेंस्ट हमने जबरदस्ती बनाया, सही है। अब आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों आइटम अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लाए तो द होल मॉलिक्यूल शुड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन
इन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में भरेंगे फॉलोइंग द सेम रूल्स जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए फॉलो करते हैं। हम कौन कौन से रूल फॉलो करते थे? सबसे पहला फॉलो करते थे अफबाउस प्रिंसिपल, जिसने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी टुवर्ड्स हायर एनर्जी। पहले लोअर एनर्जी वाले भरे जाएंगे, फिर हायर एनर्जी वाले भरे जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसने हमें ये बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे अपोजिट्स पे। ठीक है। और तीसरा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जब एक सबशेल को आप भरेंगे तो पहले उसका हर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड करा जाएगा सेम स्पिन से, और उसके बाद रेपिटेशन होगी अपोजिट स्पिन से। ये सारे रूल जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ते थे, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी फॉलो करेंगे। तो एक बार मुझे फिर बताइए, पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। और वो 2 इलेक्ट्रॉन हम नीचे से भरना स्टार्ट करेंगे, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो क्या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएंगे? 1 2, ऊपर तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले नीचे वाला पूरा भरोगे तभी तो ऊपर जाओगे। तो आप देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आए जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में गए? 2। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 0। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि इफ Nb इज ग्रेटर देन Na, तो इट इंप्लाइज बॉन्ड बनेगा। समझ रहे? अल्टीमेट पर्पस हमारा ये जानना नहीं था कि अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन ज्यादा है, हमारा पर्पस तो ये जानना था कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं वो ज्यादा है, और जो बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हैं वो कम है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड बन जाएगा। हमारा पर्पस तो यही है ना। तो अल्टीमेटली हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसका मतलब H2 बनता हो। कोई भी मॉलिक्यूल जो आप नहीं डिसाइड कर पा रही कि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन ज्यादा है, उनके केस में हम ऐसे डायग्राम्स बनाएंगे। हम बॉन्डिंग वाले भी गिनेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले भी गिनेंगे, और जिन भी केसेस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, हर वो केस बनेगा, हर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो Nb ग्रेटर देन Na होगा, या Nb इक्वल टू Na होगा कुछ केसेस में। ठीक है। लेकिन Nb लेस देन Na कभी भी ऐसा कोई केस नहीं आएगा कि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कम हो एंटी बॉन्डिंग वाले ज्यादा हो, क्योंकि आप नीचे से भरना स्टार्ट करें, आप पहले तो बॉन्डिंग से भरना स्टार्ट करें, तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि बॉन्डिंग में कम रह जाए और एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा। हाँ, बस ये केसेस हो सकते हैं, या तो ये, अगर ये केस हुआ तो बॉन्ड बनेगा, और अगर ये केस हुआ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने की कोशिश करी उतनों ने बॉन्ड तोड़ भी दिया, तो अल्टीमेटली बॉन्ड बन ही नहीं पाया। ठीक है। तो हर वो केस जिसमें Nb और Na बराबर होंगे उन केसेस में बॉन्ड नहीं बनेगा। इन एनी अदर केस जहां पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वहां पे बॉन्ड बन जाएगा। सही है। सो आप देखिए एक बार फिर से हमारा अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है? इफ Nb इज ग्रेटर देन Na, या मैं यहां पे लिख देता हूं सिंस Nb is greater than Na, it implies H2 will be formed. और ना सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें ये बताया, ये पता लगाने का तरीका बताया कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें ये पता लगाने का भी तरीका बताया कि 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हम पता लगा सकते। इसे बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स। सही है। बॉन्ड ऑर्डर 1 हो सकता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3 आती है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस, ये आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर यानी कि BO का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2, जो इस केस में हो जाएगा 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1। इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता होगा, H सिंगल बॉन्ड H। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अगर ये 2 आता तो डबल बॉन्ड बनता है इसका मतलब। ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इससे नोट करने से पहले एक बार सारे पोस्टुलेट्स पे ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर 2 एटम्स अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे को लीनियरली अप्रोच करना पड़ेगा टू ओवरलैप एंड फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। जब भी 2 एटम अपने बीच में बॉन्ड बनाना चाहते हैं दे नीड टू अप्रोच ईच अदर लीनियरली टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। दूसरा पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे पोस्टुलेट पे ध्यान दीजिए। द सेकंड पोस्टुलेट सेज दैट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म are always equal to the total number of atomic orbitals combined। आप देखो बोर्ड पे देखो,
कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ने एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट करा था? 2। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने बीच में? 2। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एंड थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, बोर्ड पे देखते रहिए, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हाफ आर बॉन्डिंग एंड हाफ आर एंटी बॉन्डिंग। आधे बॉन्डिंग होंगे, आधे एंटी बॉन्डिंग होंगे। अगर मान लीजिए टोटल 6 ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग हुए। यहाँ पे 2 बने, 1 बॉन्डिंग है, 1 एंटी बॉन्डिंग है। फिर अगला पोस्टुलेट, द bonding molecular orbitals are always formed under the influence of attractive forces, under the influence of attraction between the two atomic orbitals, and the anti-bonding molecular orbitals are always formed against the repulsion between the atomic orbitals. ये एक hypothetical scenario है जो हमने सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए बनाया। समझ रहे हैं आप इस चीज को, ताकि हम अल्टीमेटली एट द एंड ये डिसाइड कर पाए कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रिपल्शन के अगेंस्ट बने हुए प्रिज्यूम करे जाते हैं। फिर एक पोस्टुलेट ये कहता है कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी एंड दे टेंड्स टू स्टेबलाइज द बॉन्ड। द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर हायर इन एनर्जी एंड दे टेंड्स टू डिस्टेबलाइज द बॉन्ड। ये बॉन्ड को तोड़ने वाले हैं, ये बॉन्ड को बनाने वाले हैं। अल्टीमेटली बॉन्ड टूटेगा या बनेगा, ये डिपेंड करेगा किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। समझ रहे हैं? और लास्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल फॉलो द सेम रूल्स, अफबाउस प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रेंज एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पोस्टुलेट सारे समझ में आ जाएंगे आपको, पोस्टुलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछे नहीं जाएंगे आपसे, कोई थ्योरेटिकली कोई ये नहीं बोलेगा कि पोस्टुलेट में क्या है, उस पे बेस्ड आपको डायग्राम्स बनाने। तो बताइए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लियर हो रही है? थोड़ी थोड़ी, अभी तो स्टार्ट ही करिए, तो बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे। पहले आप ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन ड्रॉ करें सब लोग। So done. ओके, सबने नोट करा? यस प्रिया। सर मेरे को एक डाउट था सर, अभी हमने रिपल्सिव फोर्सेस पढ़ा था जो न्यूक्लियर और न्यूक्लियर के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, और सर हम इसमें रिपल्सिव फोर्स सर हम अगेंस्ट जो बता रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पे बता रहे हैं। नहीं, ये हम पूरे एटॉमिक ऑर्बिटल में बता रहे हैं, दिस इज द होल एटॉमिक ऑर्बिटल।
ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो ना सिर्फ उनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन उसके अंदर इंक्लूड होता है, बल्कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस का भी रिपल्शन होता है। ऑल दैट रिपल्शन नेट हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के रिपल्शन के अगेंस्ट हमने दो एटम्स को पास लाए और इमेजिन करा कि अगर हम उन्हें फोर्सफुली ओवरलैप करवा दें तो एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। बताइए प्रिया, क्या डाउट है? ठीक है, सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? वीबीडी का ड्रॉबैक यही तो था कि वीबीडी हमें ये नहीं बता पाई थी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है या रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है, तो हम पता नहीं लगा पाते थे कि अल्टीमेटली बॉन्ड बनेगा या नहीं बने। लेकिन अब एमओटी कहती है कि आपको नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों केसेस प्रिज्यूम कर लो एक एक करके। एक बार मान लो बॉन्डिंग के इन्फ्लुएंस पे पास आए, एक बार मान लो रिपल्शन ज्यादा था, हम जबरदस्ती पास लाए, दोनों टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लीजिए, फिर आप नीचे से इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करिए, देखिए किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए हैं। अगर बॉन्डिंग में ज्यादा गए हैं तो अल्टीमेटली बॉन्ड बन जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बराबर गए हैं तो बॉन्ड नहीं। बट अभी और एग्जांपल्स देखते हैं और केसेस समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। अब देखिए, अब थोड़े बड़े एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसी में आप ओरली चेक कर सकते हो, आप मैंने डायग्राम मिटा दिया वो नहीं है पे बताता, आप अपने डायग्राम में देखिए, अगर दोनों तरफ से दो हीलियम एटम्स आ रहे होते, डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही रहता, बट इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग एज्यूम करो। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, इधर से भी दो इलेक्ट्रॉन आते एक ऑर्बिटल में, इधर से भी दो इलेक्ट्रॉन आते, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। तो जब आप उन्हें नीचे से फिल करते तो दो बॉन्डिंग में चले जाते, दो एंटी बॉन्डिंग में चले जाते, Nb इक्वल टू Na हो जाता, तो अल्टीमेटली हीलियम 2 नहीं बनता। समझ नहीं है? He2 नहीं बनता। सबको समझ में आया मैंने क्या बताया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी बताइए, जस्टिफाई करिए कि व्हाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो आप क्या लिखेंगे? आप बस ये बताएंगे कि हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकॉज इन इट Nb is equal to Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होती है। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन वापस उन्हें तोड़ देते हैं, तो अल्टीमेटली बॉन्ड बन ही नहीं पाता। सही है? कुछ और बड़े डायग्राम्स पे मूव ऑन करते हैं। सपोज कीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ से नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यस सर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम हीलियम 2 He2+ बना सकते हैं। जो आयंस है ना, वो तभी बनेंगे जब ओरिजिनली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो। He2+ He2 से ही तो बनाओगे भाई। आप सीधे सीधे किसी भी चीज पे पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का मतलब है आपने उसके एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब मॉलिक्यूल ही नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर उस मॉलिक्यूल से बनने वाला आयन कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो फिर हीलियम के आयन और एक बार हीलियम के एटम में बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि हीलियम का आयन भी अपने आप में अनस्टेबल होता है, बिकॉज हीलियम इज अ नोबल गैस। नोबल गैसेस की क्योंकि वैलेंशियल ऑलरेडी कंप्लीट होती है, तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज एक्सट्रीमली हाई होती हैं, दे हैव नो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नोबल गैसेस तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करती ना, बिकॉज दे हैव द एक्सट्रीमली हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ना उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ना गेन करने की टेंडेंसी होती है, बिकॉज उनकी वैलेंशियल ऑलरेडी कंप्लीट है। सही है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। अब आप देखिए कि ये इसमें कुछ नया है, ठीक है? इसे साथ साथ में ड्रॉ मत करिए, इसको भी आप जरा ध्यान से देखिए। पहले ये बताओ, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। देखो, दो डॉटेड लाइंस में आपके सामने बना रहा हूं। एक तरफ से एक नाइट्रोजन आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 नाइट्रोजन, दूसरी तरफ से दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे, बीच में हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 1s2 2s2 2p3 में 1s2 सबसे नीचे बनेगा, बिकॉज 1s2 लोअर एनर्जी का होता है। फिर ये 2s2 है और ये 2p3 है। ये एक नाइट्रोजन एटम के 1s2 2s2 2p3 है। कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे नाइट्रोजन के भी 1s2 2s2 2p3 सामने से आ रहे हैं। 1s के सामने से 1s आएगा, दिस इज 1s2। फिर दूसरे नाइट्रोजन का 2s2 और फिर इस नाइट्रोजन का 2p3। ठीक है? हमेशा याद रखिएगा, ओवरलैपिंग हमेशा
सेम टाइप के ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, मतलब 1s को ही ओवरलैप करेगा, 1s 2s को ओवरलैप नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो देखिए जब इस नाइट्रोजन का 1s इस नाइट्रोजन के 1s को ओवरलैप करेगा, अप्रोच करेगा, तो हमें नहीं मालूम अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन ज्यादा है, हम दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। एक बार ये मान लेते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थी और ये खुद ही अपनी मर्जी से पास आए और लोअर इन एनर्जी सिग्मा 1s बनेगा। और एक बार हम अगेंस्ट द रिपल्शन का फोर्सफुल अप्रोच प्रिज्यूम करेंगे कि एक बार ये अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्सफुली पास लाए गए और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बने, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इलेक्ट्रॉन हम बाद में भरेंगे, ठीक है। इसी तरह से 2s और 2s के साथ भी वही होगा। 2s और 2s ने जब अप्रोच करा तो एक बार लोअर इन एनर्जी सिग्मा 2s बनाया और एक बार हायर इन एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s बनाया। ये केस पढ़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप कुछ नहीं समझ, देखो यहां तो एक एक बॉक्स था, ठीक है, लेकिन यहां तो इसके अंदर 3 बॉक्सेस यानी 3 ऑर्बिटल्स पी सब शेल के अंदर। आपको मालूम है इसमें से एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz, ठीक है, जिसमें से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अगर आपको याद हो तो, कि px px के साथ और py py के साथ पाई बॉन्ड बनाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, pz pz के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये मैंने बताया था, आपको याद है मैंने बताया था मैथमेटिक्स में आप जनरली हॉरिजॉन्टल वाले को x मानते हो, लेकिन हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले को z मानते हैं। हम मानते हैं कि जब pz आएगा तो वो वर्टिकली नहीं आएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली आएंगे। और अगर pz हॉरिजॉन्टली अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में इस तरह की, ये देखिए दिस इज अ हेड ऑन ओवरलैप pz के बीच में। तो pz से बनेगा सिग्मा बॉन्ड और px से और py से पाई बॉन्ड बनेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों एक जैसी एनर्जी पे भी नहीं बनते। नाइट्रोजन के केस में, इन केस ऑफ नाइट्रोजन आपको ये याद रखना है कि इसका px उसके px के साथ और इसका py उसके py के साथ, अभी z नहीं, px px के साथ और py py के साथ। देखो पहले इसका px अगर उसके px के साथ ओवरलैप करता है तो लोअर इन एनर्जी पाई टू px बनेगा। इसी एनर्जी पे इसी के बराबर में इसका py इसके py के साथ ओवरलैप करके पाई टू py बनाएगा। x और y सेम एनर्जी पे रहते हैं क्योंकि वो एक जैसे, ठीक है, दोनों में ही साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इसका px उसके px के साथ, इसका py उसके py के साथ साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, पाई टू px इज इक्वल टू पाई टू py। इक्वल टू मतलब दोनों सेम एनर्जी पे, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर, लेकिन उनके कंपैरिजन में नीचे। इसका pz उसके pz के साथ ओवरलैप करके बनाएगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। नजर आ रहा है ना, मैंने छोटा छोटा लिखा है सिग्मा 2pz, सही है। ये थोड़ा हायर एनर्जी पे, लेकिन ये तीनों कौन से हैं? ये तीनों बॉन्डिंग वाले, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी, तो ये तीनों के बॉन्डिंग में। अब इन्हीं तीनों के एंटी बॉन्डिंग बनेंगे ऊपर, ठीक है। देखिए एंटी बॉन्डिंग में हम कंसिडर करेंगे px और px के बीच में और py के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा थी, लेकिन हम उन्हें फोर्सफुली पास लाए। फोर्सफुली पास लाए तो हायर इन एनर्जी पे एक बना पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और इसी तरह से pz और pz के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा थी, हम उन्हें फोर्सफुली पास लाए और बन गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। डायग्राम समझ में आया? देखो x y और z का केस जरूर याद रखिएगा। पहले x और y ओवरलैप करके बॉन्डिंग वाला बनाएंगे और फिर उससे थोड़ा ऊपर z बना, ठीक है। इसी तरह से उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऊपर बन जाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि एक नाइट्रोजन अपने साथ कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आया था? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा भी 7 ला रहा है, तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 14। अब देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे 9 10, पहले दोनों को आधा था मेरा, 11 12 13 14, बस 14 पे रुक जाए, ठीक है। अब काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। बॉन्डिंग वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब बॉन्डिंग वाले ही तो हैं, ठीक है। तो 10 बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, तो एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे? 4, टोटल 14 थे, ठीक है। 1 2 3 4
तो अल्टीमेटली बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, N2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 3। तो इट इंप्लाइज नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता होगा। एंड यू नो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सही है। सो अल्टीमेटली हमारा पर्पस तो ये है ना कि ये समझ गए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बेसिस पे कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। हमारा पर्पस ये जानना कभी था ही नहीं कि अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन का। हाँ, अब आप बता सकते हो कि अट्रैक्शन ज्यादा है, एट द एंड यू कैन कंक्लूड कि अट्रैक्शन ज्यादा था, इसका मतलब समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद रखना है, ये नोट करो। एक और चीज बताता हूं फिर इसके बारे में।
करा ड्रॉ आप लोगों ने? Yes, यस सर। कोई डाउट है आपको इससे रिलेटेड या क्लियर है सब कुछ? सर जो ये आपने किया है इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये तो हमने बस जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि उधर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, सेग्रीगेट करने के लिए, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिट डायग्राम आप खुद ट्राई कीजिए। जैसे मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से H2 बन जाता है, क्या बोरॉन बोरॉन के कॉम्बिनेशन से B2 बनता है या नहीं बनता? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2 बनाने की कोशिश करिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। खुद करिए सब, मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में आया। आप करिए बोरॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। बताइए, पता चला जो मैं कल क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या क्या बोरॉन और बोरॉन के कॉम्बिनेशन से B2 बनता है या नहीं बनता? यस सर।
यस बन रहा होगा, वहां पे भी आपने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करा होगा। मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ। देखिए बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1। सो 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे भी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन इधर से, 5 इलेक्ट्रॉन इधर से, 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे। एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं किसी ने गलत ना करी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भरे हैं ना? ये चेक करो, बताओ किस किसने दोनों Yes. इलेक्ट्रॉन यही भर दी। नो सर। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो सॉरी पॉलीज, हुन्स रूल ये कहता है कि जब आप एक सबशेल के अंदर देखो दक्ष, ये पूरा एक सबशेल, इस पूरे सबशेल में 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर ऑर्बिटल को पहले आधा आधा भरोगे, जब दोनों आधे आधे भर जाएंगे उसके बाद रिपीटेशन का। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीसरा यहाँ आता। अभी तो एक इसमें भरना है ऐसे। ठीक है, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए होंगे 6 आए थे ना, और एंटी बॉन्डिंग 4। तो अल्टीमेटली एक बॉन्ड बनेगा, यानी कि बी और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, B2 एग्जिस्ट करता है नेचर में। ये और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन है इतने ही है ना। 5 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, 5 इलेक्ट्रॉन इधर से आए, तो हमें 10 तो ही भरने हैं। क्या क्या डाउट क्या? इस बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो बोरॉन के पास तो होते ही 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बोरॉन के पास भी 5 है, तो है ही 10, तो हम और ज्यादा कहां से भर देंगे? ठीक है, कोई डाउट? सब लोग जो ऑनलाइन है वो लोग बताइए, क्या आप लोगों को ये केस समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. सर आ गया। ठीक है, अब एक दो छोटी छोटी सी चीजें और बताऊं, और भी डायग्राम्स करेंगे अभी हम। सब लोगों ने ड्रॉ करा, कर लिया ना? देखिए एक दो छोटी छोटी सी चीजें और याद रखिए। करो करो करो, जल्दी करो। अभिराज, आशना, क्लियर है? Yes, sir. दीक्षा, अनुष्का, जूही, Yes, sir. कर लिया? सार्थक नोट करा? ओके। देखिए एक दो छोटी छोटी सी चीजें और जो आपसे पूछी जा सकती हैं इन डायग्राम्स के रेस्पेक्ट। आपको एक तो ये आ सकता है कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ से N2 B2, कोई भी मॉलिक्यूल, अभी और भी दूंगा। फिर आपसे दूसरा ये पूछा जाएगा कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट करना आ गया आप लोगों को। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक नेचर में याद रखिएगा 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया था। याद है किसी को? टेल मी वेरी फ्रैंकली, किस किस को आज लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं नाम पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक आप लोग पहली बार सुन रहे हो। देखिए जब मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ऑर्बिटल्स करवा रहा था ना, तो मैंने आपको बताया था द डी ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक एलिमेंट की जब मैं कैरेक्टरिस्टिक करवा रहा था पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया भी था कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे आर मोर और लेस अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक हम उसे बोलते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है,
और डायमैग्नेटिक उसे बोलते हैं जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। एक बार फिर से सुन, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं थोड़ा सा। दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये नाम शायद आपने सुना होगा, मैक्सवेल का तो नाम सुना ही होगा। मैक्सवेल ने ये बताया था कि व्हेनेवर अ चार्ज्ड पार्टिकल इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन अराउंड अनदर चार्ज्ड पार्टिकल, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक्सेलरेशन में होता है तो इट कॉन्टिन्यूअसली जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा है, पढ़ा था कभी कि व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल इट कॉन्टिन्यूअसली जनरेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हर इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल होता है, मोशन में होता है, तो हर इलेक्ट्रॉन भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। एंड दैट्स व्हाई एवरी इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी बार मैग्नेट, हर इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी मैग्नेट की तरह एक्ट करता रहता है, सही है। अब एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के आ जाते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड से कैंसल आउट हो जाती है। लेकिन अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बची रहेगी, कैंसिल नहीं होगी। तो जिस भी चीजों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एनीथिंग व्हिच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे पोजेस अ नेट मैग्नेटिक फील्ड, दे आर अट्रैक्टेड बाय द, ऐसी चीजों को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। कितने अट्रैक्ट होंगे वो, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कितने ज्यादा अनपेयर्ड है। अगर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, हायर इन मैग्नीट्यूड, एक बड़ा सा मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जिस भी चीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट, सही है। तो आप बताइए, चेक करो, जो इससे पहले हमने नाइट्रोजन का डायग्राम बनाया था N2, वो पैरामैग्नेटिक थी या डायमैग्नेटिक? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं देखना। वो जो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने थे ना, क्या किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था? नो सर। मतलब किसी में भी, मतलब सबसे ऊपर वाले भी देखो, नीचे वाले में तो मिलेगा ही नहीं। ऊपर अगर अनपेयर्ड होगा तो आखिरी वाले में होगा बस। तो सबसे आखिरी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाइट्रोजन का कौन सा बना था? द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा वाला था नाइट्रोजन का, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन भरे थे? और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन थे ना, ठीक है। सिग्मा 2pz जो बॉन्डिंग वाला था, सिग्मा 2pz, उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे। तो नाइट्रोजन के केस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, तो N2 क्या हुआ? डायमैग्नेटिक। N2 इज डायमैग्नेटिक। आप उस डायग्राम के नीचे लिख लो, N2 इज डायमैग्नेटिक, DIA, diamagnetic. N2 is diamagnetic since all electrons are paired. DIA, diamagnetic since all electrons are paired. ऐसी बताइए, B2 पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक है? ये पैरामैग्नेटिक है, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए B2 इज पैरामैग्नेटिक। ड्यू टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक भी अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक कहलाएगी चीज। तो पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायमैग्नेटिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए, दूसरा पूछा जा सकता है कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बताइए। तीसरा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल भी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, 1s2 2s2 2p6, ये जो आप लिखते हो ये एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये डायग्राम तो बना लिया ना आपने, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई कहता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ B2 मॉलिक्यूल, देखो बोरॉन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है 1s2 2s2 2p1, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे B2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, पहले देखना, उसके बाद अपनी कॉपी में चेक करना। पहले यहां देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर पाई 2px1 इज इक्वल टू पाई 2py1। ये थी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप बोरॉन के डायग्राम में देखो, सबसे नीचे आपने सिग्मा 1s2 भरा है, सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, है ना।
फिर उससे ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s आया, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। फिर उससे ऊपर सिग्मा 2s आया, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। फिर उससे ऊपर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s आया, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। फिर उससे ऊपर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और y आए, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग वाले, सॉरी एंटी बॉन्डिंग की बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये पूरे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन है, और यहीं तक रोक देंगे जहां 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होगा और आगे जाने खाली वाले लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो जैसे एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक मॉलिक्यूल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, ये बताइए क्या मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है, बिना डायग्राम बनाए भी लिख दोगे? मान लीजिए मैं आपको बोलता कि राइट द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, लिखना मत स्टार्ट कर दो, पहले बताइए लिख दोगे? नो सर। क्यों? ऊपर अरे क्यों नहीं लिख पाओगे? आप बताओ, सबसे नीचे कौन सा डायग्राम बनता है? सब डायग्राम में मत देखना, सबसे नीचे आप इमेजिन करो कौन सा बनता है, सिग्मा 1s, फिर उससे ऊपर सिग्मा 2s, सॉरी सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर उससे ऊपर सिग्मा 2s, फिर उसका एंटी बॉन्डिंग, फिर आपको पाई 2px और पाई 2py। तो आपको सीक्वेंस तो याद है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूं एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 8 है, 16 है, तो उस सीक्वेंस के हिसाब से 16 इलेक्ट्रॉन भर दो ना, डायग्राम की क्या जरूरत है? अपने माइंड में सोचो ना कौन सा डायग्राम हम पहले बनाते थे, उससे पहले उसके बाद कौन सा बनाते थे। तो 16 इलेक्ट्रॉन बिना डायग्राम बनाए भी तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है, इमेजिन करके कि डायग्राम भी तो आप ही बनाओगे, तो वो डायग्राम ना बना के उनका नाम लिख दो बस, मैं भी करवाऊंगा उसकी प्रैक्टिस। गेटिंग इट और नॉट? समझ भी रहे हो या नहीं कि मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। अब आप एक और डेविएशन है यहाँ पे, एक चेंज है थोड़ा सा, वो आपको जरूर याद रखना है। देखिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ना, ये एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 to 10 तक के एलिमेंट्स के लिए आपके सिलेबस में आपको जो भी डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 10 तक के एलिमेंट के लिए पूछा जा सकता है। यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। पहले 10 एलिमेंट में से किसी का भी पूछा जा सकता है। अब यहां पे भी आपको 2 टाइप के ऑर्डर याद रखने हैं। फॉर हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 to 7 तक के एलिमेंट्स के लिए आपको जो ऑर्डर फॉलो करना है ना, देख लीजिएगा। पहले आपको सबसे नीचे सिग्मा 1s बनाना है, उससे ऊपर डायग्राम बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s का, उससे ऊपर बनेगा सिग्मा 2s, उससे ऊपर बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उससे ऊपर बनेगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके जस्ट ऊपर बनता है सिग्मा 2pz, फिर उसके ऊपर बनता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सबसे ऊपर बनता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। देखो डायग्राम में मैंने यही सीक्वेंस बनाया था आपको। ये सिर्फ हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के लिए होता है, लेकिन फॉर हेवियर एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स होता है, उनमें थोड़ा सा चेंज होता है इस सीक्वेंस में, वो आपको याद रखना है। फॉर O2, F2 एंड Ne2, एटॉमिक नंबर 8, 9 एंड 10, उससे ऊपर की हमें बात नहीं करनी। ठीक है, फॉर एटॉमिक नंबर 8, 9 एंड 10 आप एक चेंज नोट करिएगा, सिग्मा 1s बनेगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s बनेगा, फिर सिग्मा 2s बनेगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s बनेगा, फिर देखो ये वाला यहां और ये वाला यहां, बस इतना चेंज होगा। सिग्मा 2pz वाला पहले बनेगा और x और y वाले बाद में बनेंगे, और वो भी सिर्फ बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में नहीं। सिग्मा 2pz फिर बनेगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। डायग्राम में ही तो कह रहा हूं, ये डायग्राम का ही सीक्वेंस है। ठीक है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम में ही आप देखो, नाइट्रोजन का डायग्राम निकालो अपनी कॉपी, सब लोग N2 वाला डायग्राम निकालिए। N2 वाले डायग्राम में आप देखिए, हमने पाई 2px और पाई 2py नीचे बनाए थे, और उससे ऊपर सिग्मा 2pz बनाया, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, O2 F2 और Ne2। पहले सिग्मा 2pz बनेगा, उससे ऊपर पाई 2px और पाई 2py बनेंगे, लेकिन सिर्फ बॉन्डिंग में चेंज होंगे, एंटी बॉन्डिंग वाला चेंज नहीं होगा। एंटी बॉन्डिंग वाला ऐसे ही रहेगा सीक्वेंस। ठीक है, यहां पे आएगा
पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और लास्ट में आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब इसका रीजन भी आपको बताया जाएगा लेटर ऑन, आपको पढ़ाया जाएगा कि ये जो हैवियर ऑर्बिटल्स होती है ना, हैवियर एटम्स होते हैं, इनमें जो सिग्मा 2pz है इसकी पेनिट्रेशन बहुत इफेक्टिव होती है। मतलब आपको पता है कि वैसे ही आप बताओ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता था या पाई बॉन्ड? अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है तो स्ट्रॉन्गर चीज मोर स्टेबल होती है, और मोर स्टेबल होती है तो लोअर एनर्जी पे आ जाती है। तो हैवियर एटम्स के केस में सिग्मा 2pz की एनर्जी कम हो जाती है साइड वाइज ओवरलैपिंग के कंपैरिजन। हेड ऑन ओवरलैपिंग लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी, लेकिन हैवियर एलिमेंट्स में ऐसा होता है। तो इसका डिटेल्ड रीजन हम बाद में पढ़ेंगे एक दूसरे चैप्टर में, लेकिन इसमें आपको ये सीक्वेंस जरूर याद रखना है। तो ये सीक्वेंस नोट कर लीजिए, इन एलिमेंट्स के लिए भी और इन एलिमेंट्स के लिए भी। ये पूरा नोट कर लो जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। फिर मैं आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम करवाता हूं। नोट कर लिया? एक Yes, क्वेश्चन sir. लिखो जो आपको अपने आप करना है। एक क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम of draw the molecular orbital diagram of O2 and calculate its bond order. खुद करो, अभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए सब लोग। उसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालिए और उसकी मैग्नेटिक नेचर भी पता लगाइएगा कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, ऑक्सीजन मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है या नहीं। डायग्राम ऑफ O2 एंड के बाद रिपीट कर दो। Draw the molecular diagram of O2 and calculate its bond order. And calculate its bond order. करिए।
डन सर। ओके, सबने कर लिया? नो सर। कर लो, मैं भी बनाता हूँ, आप चेक करिएगा। पहले तो डायग्राम में देखिए, आप लोगों ने ये चेंज करना था, ये करा कि नहीं करा? ठीक है, सिग्मा टू Yes, पी साइड sir. नीचे और Yes, फाइव sir. टू पी एक्स फाइव टू पी वाई ऊपर, वो भी सिर्फ बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में नहीं। एंटी बॉन्डिंग में ऐसे रहेगा, बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये याद रखना है। यू हैव टू लर्न दिस। इसका रीजन टाइमली मैं अपने आप बताऊंगा जब आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, अभी कोई रीजन पे नहीं जाना। बस ये याद रखो कि ऑक्सीजन, नियॉन और फ्लोरीन के केस में, ऑक्सीजन, नियॉन और फ्लोरीन तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नियॉन तक है, लेकिन ऑक्सीजन से ऊपर सभी एलिमेंट के केस में यही कॉन्सेप्ट रहेगा। सिर्फ एटॉमिक नंबर 7 तक ये होता है कि पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई नीचे होते हैं और सिग्मा टू पी जेड ऊपर होता है। 7 के बाद तो फिर समय यही होता है। ठीक है, अब आप देखिए टोटल हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं? 6। अब सब लोगों ने कर लिया, पूरा कर लिया, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया एवरीबॉडी? चेतना कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? तो मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, सबने निकाल लिया? तो करो ना फिर जल्दी, फिर मैं आंसर पूछूंगा, फिर आपको गया भी नहीं निकाला। आमेश माथुर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? मैं भी निकाल रहा हूँ सर। जल्दी करिए। अपेक्षा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? सर एक अपेक्षा कर लीजिए। आकांक्षा, आकांक्षा टेल मी कि इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 8 बॉन्डिंग है और 2 एंटी बॉन्डिंग। 8 बॉन्डिंग एंड 2 एंटी बॉन्डिंग। आकांक्षा मुझे लगता है आप मुझे बताओ, 8 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग मतलब टोटल 10 ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें तो 16 इलेक्ट्रॉन है ना। एक 8 तो एक ऑक्सीजन ला रहा है, दूसरा ऑक्सीजन भी 8 ला रहा है, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है ना। बताओ आकांक्षा 16 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर।
अब वो 16 देखो कैसे बनेंगे, मैं भरकर दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चेक करो सब लोग अपनी कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही भरी थी। पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गया हो। किसी का गलत हुआ? दक्ष सही हुआ इस बार? 2py में एक ना, और इसमें एक, इसमें नहीं भरा। तो आपने काउंटिंग गलत करी है, कितने भरे? 15 भरे। चेक करो 16 इलेक्ट्रॉन भरने ना, ठीक है? आया ना अब समझ में? किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अकेला बताइए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? Sir, 8. 8 1 2 3 10 4 होगा। 5 6 7 8 9 10 10 आ रहे हैं। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बताइए अकेला। Yes, sir. तो एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे? 6, क्योंकि टोटल तो 16 थे। एंटी बॉन्डिंग फिर अलग से गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 आएगा। इट इंप्लाइज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। ये तो आपको वैसे भी मालूम होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है? तो बताइए डायग्राम और बॉन्ड ऑर्डर ये आप सब लोगों को अच्छी तरह क्लियर होगा। माही आप बताइए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? देखो अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो पूछ लिया करो ना, फिर जब मैं पूछता हूं तब आप क्यों चुप हो जाते हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा था, इन केस आपको कोई डाउट था तो आप मेरे से उसी समय पूछते। रेशु आप बताइए पैरामैग्नेटिक, और ये कैसे पता चला? बिकॉज इट हैज सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक भी अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। ऑक्सीजन के पास तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए ये मत सोचना आप कि सिर्फ आयरन ही मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। आप लोगों ने बचपन से आयरन ही देखा है क्योंकि आयरन तो कॉमनली अवेलेबल मेटल, लेकिन पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ऑक्सीजन गैस भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, दिखती नहीं है क्योंकि गैस है, हमें पता नहीं चलता, बट ऑक्सीजन भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है बिकॉज इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर वो चीज जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी, जस्ट लाइक आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो O2 इज पैरामैग्नेटिक। ये लिख लीजिए इस डायग्राम के नीचे कहीं। तो सब लोग बताइए ऑक्सीजन से रिलेटेड ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया या नहीं? कोई डाउट किसी को? नो सर। सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब एक डायरेक्ट बिना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मान लीजिए आपसे एग्जाम में आ जाए कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 नेगेटिव। F2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकाल, ठीक है? तो क्या आप बिना डायग्राम बनाए भी निकाल सकते हो? आप देखो, मैं आप इसमें इतना सोचना क्या है, इमीडिएट रेस्पॉन्स क्यों नहीं देते, हाँ या ना? आप मुझे बताइए एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। दूसरे फ्लोरीन का भी 9। तो एक F2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? 18। और F2 नेगेटिव में 19। और आपको फ्लोरीन का सीक्वेंस ऑफ मालूम है ना कि किसके आगे क्या डायग्राम बनना है? तो आप बस उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखो, डायग्राम की जरूरत नहीं है, और उस कॉन्फ़िगरेशन में 19 इलेक्ट्रॉन भर दो और उस कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप पता लगा लोगे ना बॉन्डिंग कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा कि नहीं? सो जस्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सब लोग F2 नेगेटिव की 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F2 नेगेटिव, फिल 19 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। इलेक्ट्रॉन्स इन F2 नेगेटिव फिल करिए। कैलकुलेट करिए कितने बॉन्डिंग और कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। कोई डाउट? नहीं, आप डायग्राम बनाइए, ऐसे कर भी लें तो रिस्क मत लीजिए, गलत हो जाएगा।
19 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं F2 नेगेटिव की, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर उसके बाद क्योंकि F है तो सिग्मा 2pz2 एंड देन बोलो कोई डाउट, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 और फिर उसके बाद इसके नीचे लिख देता हूं पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2 और लास्ट में आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz1। चेक करो ये आ रहा है क्या नहीं। डायग्राम क्यों बना रहे हो? डायग्राम नहीं बनाना। और अगर आपको डायग्राम बनाना पड़ जाए, क्वेश्चन ये है कि अगर आपको इसका F2 नेगेटिव का डायग्राम बनाना पड़े तो आप एक F लीजिएगा और एक F नेगेटिव लीजिएगा। तो एक में तो आप लेंगे 1s2 2s2 2p5, लेकिन दूसरे में लेंगे 1s2 2s2 2p6 और फिर आप डायग्राम बना देंगे बीच में, तो डायग्राम भी बन सकता है। बट आपको यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना ना, मैंने आपको अभी बोला कि जस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उस कॉन्फ़िगरेशन को देख के ही मैं इसमें सर्कल कर रहा हूं जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये वाले बॉन्डिंग है अंडरलाइन वाले। सो आप देखिए बॉन्डिंग वाले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 9, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 10 - 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5। अब देखिए आप लोगों को लग रहा है 0.5 का क्या मतलब हुआ? देखिए आयंस आर अनस्टेबल। आयन का मतलब ही है कि उसका बॉन्ड टूटा हुआ है किसी के साथ, क्योंकि आयन एक एनायन जब कैटायन के साथ जुड़ता है तब बॉन्ड पूरा होता है। ठीक है, तो जितनी भी आयनिक स्पीशीज होती है ना उनके बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ नहीं करना। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। इमेजिन करो कि आधा बॉन्ड ऑर्डर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका बॉन्ड टूटा हुआ है। F नेगेटिव आयंस के बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आ सकते हैं, लेकिन हाँ कभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट अब तक की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सारी समझ में आई? बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. इसको नोट अगर आपने कर लिया तो इसके नीचे एक हेडिंग डालिए, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके बाद हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बस एक टॉपिक और बचेगा इस चैप्टर के खत्म होने में, अभी भी एक टॉपिक बचेगा। देखिए इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर में आपको कोई थ्योरेटिकली स्टेटमेंट्स नहीं लिखनी है, सिर्फ दो रिलेशनशिप मैं लिखवाऊंगा। लेकिन पहले देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बताओ यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 और यहाँ पे 3। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है जिसे तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगी? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर? ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर। और क्या हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर? ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे छोटी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से लेंथ छोटी हो जाती है। तो बस इंफॉर्मेशन कन्वर्ट में ये दो रिलेशनशिप याद है, ये दोनों नोट कर लीजिए रिलेशनशिप्स। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर। अब फाइनली एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको खुद करने के लिए सेल्फ एनालिसिस कि आपने क्या सीखा
किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अरेंज O2 positive and O2 negative. O2 positive and O2 negative in increasing order of their A part है bond length, B part है bond energy. ये तीन आयंस मैंने आपको दिए हैं O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है आपने, और एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी में अरेंज करना है। पहले करने से पहले मुझे बताइए क्या करो, खुशी आप बताओ क्या करो। किसी का भी डायग्राम बनाने की जरूरत है। तीनों की मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखो। वैसे तो एक की मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही आप बाकी दोनों अपने आप ही ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में भी ये आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो अभी आप एक ही की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना और इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, फिर एक इलेक्ट्रॉन कम करके इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, इसकी भी, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है सामने, चाहे कॉन्फ़िगरेशन लिखो या ना लिखो, आप देखो कैसे करना है। तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, फिर बॉन्ड ऑर्डर से ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए। डायग्राम मत बनाइए, करिए जरा सब लोग। O2 की मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, उसी से तीनों का बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। जिनका हो जाए वो हैंड रेस कर दीजिएगा।
चेक कर लीजिएगा ये बॉन्ड ऑर्डर तीनों यही आ रहे थे या नहीं। और अगर इन तीनों में से किसी भी बॉन्ड ऑर्डर में आपको डाउट है या आपको ये डाउट है हमने बस एक ही कॉन्फ़िगरेशन को देख के तीनों का कैसे निकाल लिया, तो भी आप मुझे बताइए। जरूरी नहीं है कि आप 3 बार कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन से बाकी दोनों भी आप खुद ही पता लगा सकते हैं। टेल मी वेरी फ्रैंकली, किसी को कोई डाउट है इन तीनों बॉन्ड ऑर्डर में? तो सर मेरा पक्का एक किसी को डाउट डाउट था नहीं है? हाँ बोलिए। सर, जो 2p है सर, उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन कम जाएगा जब सर O2 प्लस करेंगे तो। हाँ ये तो मैंने O2 की लिखी है ना प्रिया, अगर यस O2 प्लस सर, करेंगे तो तो यहाँ पे एक सर इलेक्ट्रॉन कम वो हो जाएगा। 0 हो जाएगा। नहीं जीरो नहीं होगा, सुनो मेरी बात। यस सर। पाई टू पी एक्स 1 पाई टू पी वाई 0, ठीक है। तो जब हमने O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो ये जो एंटी बॉन्डिंग 6 थे मैंने 5 ले लिए ना, क्योंकि यहाँ पे अभी इन दोनों को मिला के 6 आ रहे थे, अगर एक कम कर दोगे तो मैंने 5 ही तो लिए यहाँ पे। डाउट क्या है यस आपका? सर, तो सर दोनों सर इक्वल होंगे ना, मतलब 2px1 और 2py1 जो है वो दोनों इक्वल होंगे, और सर उधर 1 है और अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना O2 पॉजिटिव की, तो ऐसे आएगी प्रिया, पाई टू पी एक्स 1 इज इक्वल टू पाई टू पी वाई 0, ऐसे आएगी कॉन्फ़िगरेशन अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो। इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई डाउट है आपको? सर वो ये है कि दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए पूछ रही थी। इक्वल तो मतलब इनकी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, जरूरी थोड़ा इलेक्ट्रॉन भी इक्वल ही हो, वो तो इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करता है कि कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है इसमें दोनों में एक एक हो या इसमें 2 हो इसमें 1 हो, वो तो आपका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा ना। इक्वल का मतलब ये नहीं होता, सब लोग ये मत सोचिएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें उतने इसमें होने भी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, तो कितने भी हो सकते हैं। ओके प्रिया? यस सर। हाँ तो अभी मैंने ऑक्सीजन की लिखी हुई है, तो बताइए ये सब आपको समझ में आया? अब फर्स्ट पार्ट था इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ था, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। सबसे कम बॉन्ड लेंथ O2 पॉजिटिव की होगी क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 की होगी, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ O2 2 नेगेटिव की होगी। चेक करिए सब लोगों का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यही था। इसका Yes, उल्टा sir. ऑर्डर उधर से इधर बॉन्ड एनर्जी का हो जाएगा, इंक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी, वो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा। O2 2 नेगेटिव की बॉन्ड एनर्जी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना कम है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी कम होगी, ठीक है। उससे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसको तोड़ने में लगेगी O2 को, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसे ब्रेक करने में लगेगी, जितना ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी लगती है O2 पॉजिटिव। देखिए ये वाले जो ऑर्डरली अरेंजमेंट वाले डायग्राम्स है ना, ये बहुत पूछे जाएंगे आपसे मल्टीपल चॉइस। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड, और आपको ऐसे 2-3 ऑर्डर बनाकर दे दिए जाए, तो आपको करेक्ट ऑर्डर एस्टिमेट करना होगा। लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर आप रट के तो नहीं जा सकते ना, आपको उसी समय रफ में सॉल्व करना पड़ेगा पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। मैं तो ये जरूरी थोड़ा ना ऑक्सीजन का दे रहे, हो सकता है 3 नाइट्रोजन दे दें, N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव, ठीक है, या अलग अलग एलिमेंट दे दें, एक N2 दे दें, एक F2 दे दें, एक N2 नेगेटिव O2 नेगेटिव दे दें, तो वो आपको उसी समय कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिएगा, और बॉन्ड ऑर्डर से इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाए, फिर आप करेक्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। सो दिस विद दिस टॉपिक हमारी जो हमने कल ही परसों हेडिंग डाली थी बॉन्डिंग थ्योरीज, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो बताइए बॉन्डिंग थ्योरीज में दोनों थ्योरीज आपको समझ में आ गई, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज जस्ट अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट, उस पे कोई क्वेश्चन जनरली बनता नहीं, जो इस टाइप के जरूर बन सकते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे कोई असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन बना दे, ठीक है। अदरवाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सब कॉन्सेप्ट्स में आपको करवा चुका, 2 टाइप के सीक्वेंसेस भी करवा चुका, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के एलिमेंट्स के लिए सीक्वेंस कुछ और होता है, ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड्स सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। टेल मी वंस अगेन, किसी को कोई डाउट है? पक्का? अब देखिए द लास्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ डिलीशन हुआ है, कुछ पोर्शंस डिलीट हो गए, इसलिए बहुत छोटा सा रह गया। अगर बहुत बड़ा होता तो अभी इस चैप्टर में हमें और टाइम लगता। आपको एक फोर्स पढ़नी है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक हेडिंग डाल दीजिए, और सिर्फ हेडिंग ही डालो। आज मैं वो कंटिन्यू नहीं करवा रहा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
यहाँ से लगभग आधे घंटे का चैप्टर और बचा है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर हम रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस हफ्ते की जो 3 क्लासेस हैं प्लस संडे को, अगले संडे को भी 2 घंटे की क्लास लूंगा, हाइड्रोजन और रेडॉक्स दोनों कंप्लीट हो जाएंगे अगले संडे तक, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ही छोटे, देखो बड़े चैप्टर हमारे खत्म हो, अब सब छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं टर्म 1 के हिसाब से। टर्म 2 में फिर बड़े आएंगे, इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा, वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बट एनीवेज आज आप लोग इतना कर लो, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करो, ओके। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, हाँ बताइए। नो सर। आपका नाम क्या है? जय। मैंने कुछ शक्लें पहली बार देखी हैं, और एक और, हाँ कृष्ण, फर्स्ट टाइम आए हो? चलिए ठीक है, आज आप लोग इतना कर लीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। गुड। Thank you. Sir.